है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं करवा दूं आपके साथ। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राघव जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा, और जो स्थितियां इस वक्त युद्ध के दौरान देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अगले हफ्ते जो है मुलाकात पुतिन और ट्रंप की हो सकती है, क्या आपको लगता है, सबसे पहली बात तो ये कि मुलाकात होगी, और अगर ये मुलाकात होती है तो क्या आपको लगता है कि युद्ध रुक जाएगा? राघव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 सर, मेरा सवाल आपसे था। जी 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 देखिए, जो रूस और यूक्रेन का बहुत लंबा युद्ध चला है, दैट इज नंबर 1 जी। अभी ये कल्मिनेटिंग पॉइंट पे आ रहा है, और जो नाटो फोर्सेस डायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रही हैं, और जो अभी सिचुएशन है, पुतिन साहब इसको युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, बिकॉज कोई भी कंट्री बहुत लंबे समय तक युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकते इकोनॉमिकली एंड पीस के लिए। तो अभी लास्ट जो आप देखें, जो पिछले सप्ताह में जो हुआ है, वो काफी उन्होंने बहुत ही स्ट्राइक्स किए हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, और काफी डैमेज पहुंचाया है। लेकिन यूक्रेन का जो है उसको सपोर्ट अभी भी इनडायरेक्टली मिल रही है और वेपन्स मिल रहे हैं, पर ये शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। जो पुतिन साहब इसको जो है आगे नहीं ले जाना चाहते, उन्होंने काफी उसको कैप्चर भी किया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके, जो उनको कैप्चर किया है, और बड़ी तेजी से और बड़ी स्ट्रेटेजाइज करके इनको जो अभी अटैक्स हो रहे हैं, और उससे काफी डैमेज हो रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन भी बैकफुट पे है। वो भी इसको कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहता है, लेकिन जो दूसरी फोर्सेस हैं वो इसको खत्म नहीं होने दे रही हैं। जी जी, ठीक है। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरी लड़ाई को लेकर बात करें, 3.5 साल लंबा यह युद्ध चला, और इस बीच कई मौकों पर ऐसी बात होती नजर आई कि पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है और इस युद्ध की समाप्ति को लेकर दोनों वैश्विक नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। लेकिन इस 3.5 साल में ये तमाम दावे फेल साबित होते नजर आए। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई ऐसे मुहाने पर पहुंच चुकी है कि पुतिन भी चाहते हैं कि कोई मध्यस्थता करे और हम लड़ाई खत्म कर दें? अभिषेक, मैं आपको कल भी आपके प्रोग्राम पे यही बता रहा था कि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि जब तक पुतिन अपना जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव वो यूक्रेन में अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक ये युद्ध जो है पुतिन तो बंद नहीं करेंगे। चाहे रशिया जितना, आप देखिए अमेरिका कितना ज्यादा रशिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है, वो जो बाकी देश हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बना रहा है, जो रशिया से चीजें इंपोर्ट करते हैं अपने देश में। तो अमेरिका इस तरह से दिक्कतें पेश कर रहा है रशिया के लिए, और उसने ये भी धमकी दी है कि एक तो हम टैरिफ बहुत ज्यादा लगा देंगे, और साथ ही साथ हम सैंक्शंस भी इंपोज करेंगे। पर पहले भी ये चीज हुई है, रशिया ने उस टाइम भी परवाह नहीं की, और आज तक बहुत से सैंक्शंस चल रहे हैं, और उसके बावजूद रशिया अपना ये जंग में लगा हुआ है। अमेरिका की दोगली चाल है, इन्होंने, इनकी वजह से ही यूक्रेन जो है उसके ऊपर रशिया ने अटैक किया। क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन को नहीं बोलता कि नाटो अलायंस में ज्वाइन करने के लिए, तो ये जंग होती नहीं। क्योंकि नाटो अलायंस में ज्वाइन करने के लिए पुतिन साहब वो यूक्रेन को नहीं जाने देंगे नाटो अलायंस में, क्योंकि उनको पता है कि अगर नाटो अलायंस में ज्वाइन कर लिया तो ये बिल्कुल ही रूस की बॉर्डर के साथ, दोनों देश के बॉर्डर एक साथ लगे हुए हैं, तकरीबन 1000 किलोमीटर का, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर नाटो अलायंस में यूक्रेन चला जाता तो अमेरिका और नाटो अलायंस के जो एलाइज हैं वो यूक्रेन में अपने बेसिस, मिलिट्री बेसिस बना के वहां पे उसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये जंग अभी नहीं लड़नी, अभी नहीं रुकने वाली है। उसकी एक और वजह है, ये 4 इलाके हैं, डोनेत्स्क, खार्सन,
और दो और हैं जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं। ये चारों ऐसे एरिया हैं जिनको रशिया पहले 2014 में जब इनिशियली ये जंग छिड़ी थी दोनों देशों के बीच में, तो इसने पार्शली एरियाज को कैप्चर किया था और पूरी तरह से नहीं कर पाया था। पर अब ये पूरी तरह से करके वो यूक्रेन को भी ये बताना चाहता है और पूरे विश्व को भी कि ये चार जो एरियाज हैं ये मेरे अंडर में हैं और मैं इनको वापस नहीं करूंगा। तो जब भी ट्रंप साहब सोचते हैं, सॉरी पुतिन साहब सोचते हैं कि उन्होंने सीज फायर के लिए टॉक्स करनी है, उस टाइम अगर उनके पास ये पूरा एरिया उनके अंडर में, तो वो फ्रॉम स्ट्रेंथ जो है वो बार्गेनिंग करेंगे और इसमें रशिया का फायदा होगा। जी अभिषेक जी। राघव जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखा जाए, जहां युद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, जो अमेरिका है उसका भी एक स्टैंड इस पूरे युद्ध के दौरान, पूरे 3.5 साल के दौरान नहीं रहा। एक समय पर अमेरिका ने पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया, लेकिन थोड़े समय के बाद जो है अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर दिया था, हथियारों की सप्लाई तक बंद कर दी थी, जिस वक्त ये लग रहा था कि जेलेंस्की सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू की गई, एक बार फिर से यूक्रेन को सपोर्ट करता अमेरिका नजर आ रहा है। जी देखिए, जो ट्रम्प साहब इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में जी उन्होंने पॉलिसी बड़ी स्पष्ट की थी कि हम इस युद्ध को रोकेंगे, लेकिन उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी और जो जेलेंस्की साहब वहां पे गए थे यूक्रेन के, उनकी जो बातचीत थी उससे एक अलग झलक। लेकिन आज अगर आप देखें, यूक्रेन के अंदर इतना दम नहीं है और इतनी शक्ति नहीं है कि वो रशिया को टक्कर दे। इसके पीछे जो नाटो फोर्सेस हैं प्लस नाटो अलायंसेस हैं, जो वो कंट्रीज हैं, वो इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, इसलिए ये वॉर चल रही है। अदरवाइज रशिया यूक्रेन को जब इनिशियली वॉर चला था तो उन्होंने मैक्सिमम इसको 7 डेज के, उनके जनरल्स और पॉलिटिशियंस जो है 7 डेज का टाइम दिया था। लेकिन ये जो पीछे से नाटो फोर्सेस और नाटो जो कंट्रीज हैं, उनकी वजह से ये जंग जारी है। जिस दिन वो चाहेंगे, इसका जो मेजर प्लेयर्स है वो अमेरिका है, जिस दिन वो चाहेगा ये युद्ध समाप्त हो सकता है। जी ठीक है संजय जी, इस मुलाकात को अगर लेकर बात की जाए कि अगर ये मुलाकात होती है भविष्य में आने वाले 1 हफ्ते में, तो जो नाटो का रुख रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि नाटो का रुख भी कमजोर होता नजर आएगा? बिल्कुल अभिषेक, नाटो का तो देखिए, ये सब सोच रहे थे कि यूक्रेन को नाटो अलायंस में ज्वाइन करके पूरा नाटो अलायंस यूक्रेन के एरिया में आके जो भी उनको मिलिट्री बेसिस बनाने हैं और वो चाहते थे कि रशिया के ऊपर इन्फ्लुएंस डालें, पर वो हुआ नहीं है। दूसरा, पुतिन साहब ने स्टार्टिंग में एक बार बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो न्यूक्लियर वॉर है, टिप्ड मिसाइल्स हैं, वो भी यूरोपियन देशों के ऊपर जो है मैं दाग सकता हूं। और अभी उन्होंने फिर धमकी दी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नाटो अलायंस के जो देश हैं वो इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनको करना होता तो अब 3 साल, देखिए 3-3.5 साल हो गए इस जंग को चलते हुए, अगर कुछ उन्होंने करना होता तो वो बहुत पहले ही यूक्रेन के साथ मिलके जो है आमने सामने रशिया के खड़े होते और कार्रवाई करते, पर ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। अमेरिका को देखिए, अमेरिका अपनी चाल चल रहा है, वो डायरेक्टली रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहा है। वो उसने ये जितने यूरोपियन देश थे और नाटो अलायंस के देश थे, उनका डिफेंस का बजट सभी देशों का अमेरिका ने 5% बढ़वा दिया। और 5% बढ़वा के वो क्या कर रहे हैं कि जो उनका मिलिट्री हार्डवेयर है उसी को वो उन देशों को बेच रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि ये आप यूक्रेन को सप्लाई करें। तो अमेरिका भी डायरेक्टली रशिया के सामने नहीं आ रहा है, वो यूरोपियन देशों को आगे करके ये मिलिट्री सप्लाई कर रहा है। पर हम ये भी देख रहे हैं कि कोई भी यूरोपियन देश डायरेक्टली रशिया के साथ यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है इस जंग में। तो ये अभी सिचुएशन चल रही है। जी अभिषेक। ठीक है
संजय जी, राघव जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यह भी होगी कि ये युद्ध किस मोड़ पर पहुंचता है, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो पाती है, और अगर होगी तो क्या युद्ध रुक पाता है। फिलहाल के लिए वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।